हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है क्या? जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सिर्फ सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की ही स्टडी नहीं करते हम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। It is the branch of physics dealing with the study of physical properties of solids, particularly crystals, and behavior of electrons in solid। यानी कि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो सॉलिड होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। और जो सॉलिड की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो मेनली क्रिस्टल्स होते हैं, और हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी के साथ साथ उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी। तो हमें ये पता है कि जो मैटर होते हैं, मैटर की 5 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट है सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फिर बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्ट में BEC भी बोलते हैं। और हमारा जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, तो हम उसी के ऊपर पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड स्टेट है, हम 6ठी-7वीं क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है कि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं, यानी बहुत पास होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और हमें ये भी बताया जाता था कि उसमें जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड होता है, मतलब हम कह सकते हैं एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और उनकी जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है। अब इसके बाद जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को हमने उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी अरेंजमेंट के बेस पे हमने 2 टाइप्स में बांट रखा है। पहला है क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा है नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड, जिसको हम अमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड्स आर मेनली solids are divided in two types on the basis of their on the basis of arrangement of atoms and molecules present in them। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है क्रिस्टलिन सॉलिड, सेकेंड है नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड, जिसे हम अमॉर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो और अमॉर्फस सॉलिड। अब हमें क्या करना है, हमें क्रिस्टलिन सॉलिड और जो नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड यानी कि अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके बारे में एक एक करके स्टडी करनी है। कि पहले तो हम देखते हैं ये दोनों बनते कैसे हैं। ये
अब मेनली हम इसमें वैसे डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टलिन सॉलिड्स, और सेकंड अगर हम देखें नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड, या फिर और अमorphous सॉलिड। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो कोई भी अगर लिक्विड मटेरियल को, कोई अगर जो लिक्विड है उसको अगर हम क्या करें, सॉलिडिफिकेशन कर दें उसका, या फिर जो हम इसे फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग प्रोसेस अगर कर दें हम किसी भी लिक्विड में, तो वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मेरा सॉलिड कहने का मतलब है क्रिस्टलिन सॉलिड। और अगर मैं किसी लिक्विड मटेरियल को फॉर्मेशन ऑफ अमorphous सॉलिड, तो अगर मैं किसी लिक्विड मटेरियल को का सॉलिडिफिकेशन कर दूं यहाँ पे भी, या फिर फ्रीजिंग जो हम बोलते हैं वो कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या बचेगा, ऐसे दोनों में तो कुछ फ़र्क नहीं बचा। यहाँ पे फ़र्क बचता है कि हम इनमें कितना टाइम दे रहे हैं, कि इनको जो ठंडा कर रहे हैं हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, दोनों में यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि हम इनमें कितना टाइम इनको दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है इस वाले में, इस सॉलिडिफिकेशन में, यहाँ पे क्रिस्टलिन सॉलिड बनने के लिए, इसमें हम बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड को ठंडा होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जिससे क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं इस लिक्विड के अंदर, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में मतलब एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। और इसके दौरान क्या होता है, जो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ अमorphous सॉलिड में क्या होता है, अमorphous सॉलिड में हम बहुत ही जल्दी से इसको ठंडा कर देते हैं, बहुत जल्दी, जिससे क्या होता है कि इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो पाएँ। और इसी कारण से इनको मतलब एक तो जो कम टाइम मिल रहा है ठंडा होने का, और इसमें वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ भी नहीं कर पाते, यानी कि एक हाई एनर्जी स्टेट होती है और ये एक लो एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम इस प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, दोनों में अगर हम फ़र्क बताएं, लिक्विड cools slowly so that the atoms and molecules get the sufficient time to arranged in रेगुलर या फिर पीरियोडिक
अरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर लिक्विड मटेरियल, लिक्विड cools quickly so that the atoms and molecules do not have sufficient time to arranged in regular or periodic arrangement pattern, periodic pattern होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, हम इन जो क्रिस्टलिन सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम लिक्विड को बहुत स्लोली ठंडा करते हैं, जिसके कारण उनके इसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम हो जाता है कि वो आसानी से अपने एक रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि पीरियोडिक पैटर्न में अरेंज हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, उसमें हम उसको बहुत जल्दी ही ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण उसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता उनको कि वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो पाए। अब इसी कारण से कि इनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है अरेंज होने का, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर पाते हैं। तो इसमें इसी के आगे है ये यहाँ पर ड्यू टू sufficient time these solids release more energy and form low state energy, form low energy state ये इनके पास इतना टाइम होता है कि ये आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर सकें और ये क्या बना लें, लो एनर्जी स्टेट पे आ जाए। और इस इनकी लो एनर्जी स्टेट यानी कि कम एनर्जी इनके पास होने के कारण जितने भी हम आसपास अपने सॉलिड्स को देखते हैं वो ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड में होते हैं। ठीक है, तो सो डैट मोस्ट ऑफ द solids are, या फिर ऐसे नहीं, ड्यू टू दिस most of the solids are crystalline in nature। तो इसी कारण से ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलिन नेचर के होते हैं, लेकिन ऐसा अमॉर्फस में नहीं होता। इसके यहाँ पे इसके आगे यहाँ पर है ये ना कि due to less time atoms and molecules या फिर हम कह सकते हैं ड्यू टू लेस टाइम सॉलिड do not release more energy so that it form high energy state।
ठीक है। तो ये एक हाई एनर्जी स्टेट बनाते हैं और ये लो एनर्जी स्टेट बनाते हैं। और इसके में लो एनर्जी स्टेट बनाने के कारण क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स क्या होते हैं इसमें मतलब क्रिस्टलिन नेचर में पाए जाते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम वापस से बात करते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड्स कैसे बनते हैं, किसी भी सॉलिड्स को हम स्लोली ठंडा करते हैं और क्या होता है, उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड हम कह सकते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम मिल जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ, इसलिए वो लो एनर्जी स्टेट बना लेते हैं। और इसी कारण से वो जो जितने भी सॉलिड्स हमारे नेचर में हम देखते हैं आसपास, ज़्यादातर वो मोस्टली क्या होते हैं, क्रिस्टलिन नेचर में होते हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता उन्हें कि वो एक फिक्स्ड या फिर हम कह सकते हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो पाएँ। और सफिशिएंट टाइम ना होने के कारण वो इतनी एनर्जी को रिलीज़ भी नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके पास एनर्जी रह जाती है बहुत सारी, इसलिए वो एक हाई एनर्जी स्टेट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई इनकी फॉर्मेशन की बात। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस में कि डिफरेंस क्या क्या है इनमें, कुछ पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड यानी कि अमॉर्फस सॉलिड, फर्स्ट है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर और पीरियोडिक arrangement of atoms and molecules तो ये क्या है, ये हमने अभी देख ही लिया है कि इसमें जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या, वो सभी एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है ना, एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। और इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, it is characterized by the completely random arrangement of atoms and molecules। तो यहाँ पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली रैंडम होते हैं, जैसे मर्जी अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम एक डायग्राम बना के देख सकते हैं, इसमें अगर हम बात करें, अगर देखें, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देख सकते हो कि एक पीरियोडिकली चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम देख सकते हैं साफ साफ कि जितने भी अरेंजमेंट्स हैं एटम्स के, एक पीरियोडिकली अरेंज रहे सभी। लेकिन यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड।
और अगर हम इसकी बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की, तो इसमें क्या कहते हैं, एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एटम अगर ऐसे ऐसे तो जैसे मर्जी अरेंज होते हैं इसमें एक्चुअल में, और कुछ नहीं। तो ऐसा बना लो, या फिर बहुत मतलब रैंडमली अरेंज होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये पहला अभी हमारा पॉइंट है कि जिस जो भी इसमें जो भी हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, इसमें रैंडम नहीं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो पहले इसको मिटा देते हैं फिर करते हैं सेकंड पॉइंट। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें ये कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल शार्प होता है, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। वो बिल्कुल जैसे सॉलिड स्टेट में है उसी टेम्परेचर पे आते ही, ना ही उससे 1 डिग्री सेल्सियस कम, ना ही 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर, एग्जैक्ट उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ 801 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और अब हम आते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो इनका जो टेम्परेचर होता है वो शार्प नहीं होता, वो एक रेंज में होता है। जैसे कि हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास में क्या होता है, जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब बीच में आता है। ठीक है, तो एक रेंज है उसमें, यानी कि सेकंड पॉइंट इसका ये हो जाएगा नॉन अमॉर्फस सॉलिड हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट लाइज बिटवीन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बीच में लाया करता है। अब अगर हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, तीसरा पॉइंट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं नेचर में, अनआइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं नेचर में। अब इसका मतलब पहले समझते हैं आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक का। जैसे कि पहले समझ लेते हैं फिर देखेंगे लिखेंगे। तो ये एक हम कह सकते हैं ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का। तो इसमें अगर हम पहले हम देखते हैं, पहले मैं बता देता हूँ आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग डायरेक्शन से मापते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम मेज़र करें और वो अगर सेम आती हैं तो उससे हम बोलते हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में। और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन से डिफरेंट आ रही है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन से वो डिफरेंट आ रही हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, वो एनाइसोट्रॉपिक होगा। तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो हम देखते हैं क्या होता है। रेगुलर अरेंजमेंट में अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं क्या करूँ, लीनियर डेंसिटी निकालूँ,
लीनियर डेंसिटी का कहने का मतलब मेरा है, जैसे कि मैं लीनियर डेंसिटी में एग्जांपल में लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चार्ज अपॉन में क्या होता है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस होगी इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो हर एक स्फेयर के बीच में, हर एक स्फेयर का जो रेडियस है वो r है, तो इसमें 5 स्फेयर हैं ऐसे, तो इनका 10r हो जाएगी रेडियस। तो लीनियर डेंसिटी क्या होती है, जो भी हमें क्वांटिटी निकालनी है, जिसकी भी हमें लीनियर डेंसिटी निकालनी है अपॉन में टोटल डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस हो जाएगी 10r। 5 स्फेयर्स हैं तो 10r हो गई। तो यहाँ से अगर मान लो x आ रही है लीनियर डेंसिटी, तो अगर मैं इस डायरेक्शन से निकालूं, दूसरी डायरेक्शन से लीनियर डेंसिटी इस डायरेक्शन से निकालने की कोशिश करूं, तब क्या होगा, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितने स्फेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 स्फेयर तो इसमें भी हैं, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे गैप भी है, वो डिस्टेंस भी नापी जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर डिस्टेंस देखें कि नहीं, जो हमें क्वांटिटी निकालनी है अपॉन में टोटल डिस्टेंस, तो ये वाली x से डिफरेंट होगी, y हम कह सकते हैं। तो यानी कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट में है तो ज़्यादातर, हर बार नहीं, ज़्यादातर क्या होता है कि क्रिस्टलिन मतलब वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या है, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, है ना। लेकिन ये पूरा सही नहीं है, क्रिस्टलिन सॉलिड आइसोट्रॉपिक भी होते हैं नेचर में। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब क्रिस्टलिन सॉलिड्स को, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रिस्टलिन सॉलिड्स के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसलिए उसमें जो मोस्टली जो पॉलीक्रिस्टल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नहीं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक तो आगे होगा। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, they are maybe isotropic or maybe anisotropic in nature। ये आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और एनाइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ अब हम आते हैं नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड्स के बारे में, यानी अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। अब बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स हमेशा क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। तो हम पहले लिख देते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि आइसोट्रॉपिक है, लेकिन ये नहीं पता होता बहुत लोगों की क्यों। इसका एक ये रीज़न है कि इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, जहाँ मर्जी अरेंज होते हैं, ठीक है। तो रैंडमली अरेंज होने का से क्या होगा, देखो अभी जैसे मर्जी अरेंज है। अब हम लीनियर डेंसिटी इस डायरेक्शन में निकालें या इस डायरेक्शन में निकालें तो लगभग वो इक्वल आ जाती है, क्योंकि इसमें एटम्स जैसे मर्जी अरेंज्ड हैं, इसीलिए। तो जैसे मर्जी अरेंज है, हम इस डायरेक्शन में निकालें तो अगर x आ रही है और इस डायरेक्शन में आ रही है तो लगभग x ही आती है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम आ रही है अलग अलग डायरेक्शन से, तो हम क्या कहेंगे, ये एक आइसोट्रॉपिक है नेचर में, ठीक है। तो इसके बाद ये 3rd पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पे। फोर्थ ये है कि अभी हमने देख ही लिया, जब फॉर्मेशन हो रही थी तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं ये लो एनर्जी स्टेट होते हैं, दे आर लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट। और ये क्या होते हैं, ये नहीं होते, ये हाई एनर्जी स्टेट होते हैं इनकी। हाई एनर्जी स्टेट। और क्या हो सकता है, 5वां ये हो जाएगा कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स
को और भी नामों से जाना जाता है, क्या? ट्रू सॉलिड्स, ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको और भी नामों से जाना जाता है, वो है कि जैसे नॉन क्रिस्टलिन तो इसका एक और नाम है, ऐसे अमॉर्फस है, इसके और भी नाम है, वो है सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स, ऑल्सो नोन एज सुपर कूल लिक्विड एंड स्यूडो सॉलिड्स। तो इनको सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहा जाता है? इनको सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ, इनको स्यूडो सॉलिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होते तो सॉलिड्स हैं, लेकिन इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो लिक्विड की तरह होती हैं। जैसे कि लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, तो ऐसे इसके पास भी, जैसे कि ग्लास है उसके पास भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मतलब हम ये वैसे पढ़ के आए हैं, ये मेनली हम पढ़ के आए हैं 11th-12th में जो सॉलिड स्टेट था केमिस्ट्री में, उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं यानी कि जो ग्लास होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। उसमें एक हमारा क्वेश्चन भी था कि जो एंशिएंट टाइम में की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो विंडोज़ पर जो ग्लास लगे होते हैं वो नीचे से थिक होते हैं, ऊपर से थिन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फ्लो करके नीचे की तरफ आते हैं ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं 6th पॉइंट पर। ठीक है, तो 6th पॉइंट है हमारा, तो इसमें जो 6th पॉइंट है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जो अमॉर्फस होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है यानी कि इनकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो लंबे टाइम तक चलती है। देखा होगा वो जो भी हमने डायग्राम बनाया था उसमें एक हेक्सागन था, फिर दूसरा हेक्सागन, फिर मतलब ऐसे ही चलते रहते हैं। उसमें जो पीरियोडिसिटी होती है वो लंबे टाइम मतलब चलती रहती है, लंबी रेंज होती है उसकी। और इनकी कोई रेंज मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, कोई पीरियोडिसिटी होती ही नहीं ना के बराबर, इसलिए क्या होता है, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है 7 पॉइंट हमारा है, बस ये तो वैसे मेन सभी पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। 7 पॉइंट हमारा इसमें एग्जाम्पल है। तो जो 7th है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल हो गया, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं मीका, और हम कह सकते हैं क्वार्ट्ज, और हम कह सकते हैं जेमस्टोन्स लाइक डायमंड, एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे एग्जांपल्स हो गए सोडियम क्लोराइड, मेका, क्वार्ट्ज, जेमस्टोन्स लाइक डायमंड, डायमंड ही नहीं रूबी, पन्ना जो भी होते हैं वो सभी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो 7th है, मतलब हम जितने भी सॉलिड्स देखते हैं मेनली सभी क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, कोई भी ले सकते हैं हम। और जो 7th है, 7th हम इसमें अगर हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इसके यानी अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स की, तो एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल ही दिया है, वो है कौन सा, ग्लास। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स एंड रबर्स आल्सो आर अमॉर्फस सॉलिड्स। तो प्लास्टिक्स और रबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अमॉर्फस सॉलिड के भी एग्जाम्पल हो गए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो क्या होता है, वो एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में।
और उसके बाद फिर हमने देखा जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा, पहला था क्रिस्टलिन, दूसरा था अमॉर्फस। और क्रिस्टलिन सॉलिड्स में फिर हमने देखा दोनों में वो दोनों बनते कैसे हैं, उनको ठंडा कैसे करा जाता है, किसको कितनी तेज़ी से, और एक मतलब एक को स्लो एक को फास्ट करते हैं, अरेंजमेंट देखी उनमें हमने, तो उनमें दोनों में हमने डिफरेंसेस देखे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।